हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, स्वागत है आप सभी का इस पर्यावरण और पारिस्थितिकी के सेकंड वीडियो में। जो हम लोग PYQ कर रहे थे उसका ये पार्ट 2 है और इसमें आपका आज का पर्यावरण कंप्लीट हो जाएगा। पर्यावरण के जितने भी PYQ हैं उन सबके टॉपिक जैसे वन्य जीव, जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, संगठन, इसमें जो भी है और मिसलिनियस, इस वाले लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा पर्यावरण और पारिस्थितिकी। जो साथी नए उनको बता दें कि इसका एक और लेक्चर है, इसके पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। इसका पहले पार्ट में इसमें लगभग 6 चैप्टर कंप्लीट किए गए हैं। यहाँ से चैप्टर नंबर 7 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और साथियों यकीन मानिए कि PPCS प्रीलिम्स और RAR में यहीं से आपको 8 से 10 प्रश्न सीधे सीधे मिलेंगे। सीधे मैं कह रहा हूँ, सीधे सीधे प्रश्न मिलेंगे। तो प्रॉपर आप इसका नोट्स बना लीजिएगा। अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो PDF चाहिएगा तो टेलीग्राम से ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और फर्दर आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, बाकी आपका उसको जवाब दे दिया जाएगा। फटाफट से स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे चैप्टर 7 जो है ग्रीन हाउस गैस और उनका प्रभाव, ठीक है। इससे रिलेटेड ये पर्यावरण का भी चैप्टर है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ से कौन कौन से प्रश्न अब तक पूछे गए, उन सारे प्रश्नों को देखेंगे 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। कह रहा है कि वायुमंडल में उपस्थित गैस के कारण पीतल फीका पड़ जाता है। तो कौन सी वो गैस है जिसके कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या करता है, आप देखेंगे कि ये एक ऐसा गैस है जिसकी वजह से, इसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग जो है क्या पड़ जाता है, पीतल फीका पड़ जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। कह रहा है कि हरित गृह गैस नहीं, यानी कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन दिया था उसमें से आप देखेंगे आर्गन क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस में आप देखेंगे मेनली तौर पे आप कौन कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मीथेन, इस तरह की गैसें जो आती हैं इसमें आती हैं। अभी आगे चल को भी देखने को हमको मिलेगा। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और पानी छोड़ती है, उससे कहते हैं, तो उसे कहते हैं जल विभाजक। क्या कहते हैं साथियों, उसको कहते हैं जल विभाजक, उसको कहते हैं, ठीक है। जितना यहाँ पे आपको कराया जा रहा है ध्यान दीजिएगा कि ये QPPCS और ROR के लिए कंप्लीट इतना रहेगा, इनफ इतना आप कीजिए और उसके साथ अपने आप के जो खुद के नोट्स है उसके बाद रिवाइज कर लेंगे। आपका क्वेश्चन इन्वायरमेंट का गलत नहीं होगा, यहीं से घूम फिर के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए PYQ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे से कीजिएगा, एक एक पॉइंट देखते हुए कीजिएगा। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेजक होता है क्या। जो धुआं जब आंखों में जलन देने लगता है तो उसमें क्या ऐसा रहता है, तो PN रहता है, पैन रहता है, यानी पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट रहता है। क्या रहता है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट उसमें पाया जाता है, जिसकी वजह से आँखों में जब धुआं लगता है तो वो जलन पैदा करता है। धान के खेतों में दीमक की बाम्बी से उत्सर्जित होता है, तो कौन सा, मीथेन गैस यहाँ से उत्सर्जित होता है। दोनों जगह से होगा। ये जब क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम धान के खेत का भी ऑप्शन था, दीमक की बाम्बी भी था, तो आप ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, क्योंकि वहाँ दोनों जगह से आपको मीथेन देखने को मिल जाएगा। हरित गृह प्रभाव क्या है, तो वैश्विक ताप में वृद्धि, यानी जो टेम्परेचर का इंक्रीज है, टेम्परेचर का बढ़ना, तापमान का बढ़ना ही क्या है, हरित गृह प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने तो प्रयत्न के लिए देशों के बीच एक समझौता हुआ है। कौन सा समझौता, बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से रिलेटेड है। जब हम पर्यावरण समझौता बताएंगे उस वाले चैप्टर में इसको कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे इतने याद रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड जो समझौता है क्योटो प्रोटोकॉल में बात की गई है। ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है, तो हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है। वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें से 3 रहेगा, 1 नहीं रहेगा, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन नहीं है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हरित गृह प्रभाव से वातावरण परिवर्तित होता है। किस तरीके से परिवर्तित होता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। क्या होती है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस वृद्धि होती है। कैसे होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। घूम फिर के आप देखेंगे सारे के सारे पॉइंट्स आपको इसी तरीके से मिलेंगे। जी बता दें कि इसी के साथ साथ हमने एक PYQ एनालिसिस करके खुद का हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाया है। क्या, हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाया, जो टेलीग्राम पे अवेलेबल है, उसको आप डाउनलोड करके उसका या तो खुद से नोट्स बना लीजिए या तो प्रिंट आउट लेके पढ़िए। लास्ट टाइम में उसको रिवीजन करेंगे तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, वहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो कौन सा नहीं है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सार्वत्रिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है, तो सल्फर तथा नाइट्रोजन का ऑक्साइड ये क्या करते हैं, ये तापमान उत्पन्न करने में मदद नहीं करते हैं। अगला पॉइंट है कि वैश्विक तापमान के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें कौन, यानी ग्रीन हाउस गैसों की बात कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कौन सा, कार्बन डाई और ऑक्साइड जो है, और इसके साथ साथ मीथेन जो है, ये टॉप क्लास पे हैं किसमें, वैश्विक किसके लिए, तापन के लिए। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वृद्धि, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है।
अगला पॉइंट है वायुमंडल में मीथेन उत्सर्जन का एक स्रोत क्या है, तो आर्द्र भूमियाँ, जो वेटलैंड्स हैं जहाँ पे मीथेन बनती है, देखेंगे वहाँ से। तो क्या होता है वायुमंडल में जो है मीथेन कहाँ से उत्सर्जित होता है, आर्द्र भूमियों से उत्सर्जित होता है। अगला पॉइंट है ग्रीन हाउस गैसों में वह गैस जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसके द्वारा क्या होता है, आप देखेंगे ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है, खासकर किसके द्वारा, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। अगला पॉइंट है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में किस देश का सर्वाधिक योगदान है, तो उससे चीन है और दूसरे नंबर पर अपना भारत है। कौन है, पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है। तो ये ध्यान रखिएगा, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत दूसरे नंबर पर है। विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का अधिकतम भाग जो है 6.5% का है। और बलूचिस्तान में एक इंसिडेंट हुआ 2013 में, भूकंप आया, वहाँ पे अस्थायी लघु द्वीप से जो प्रारंभ हुआ था, तो मीथेन गैस का उत्सर्जन क्या हुआ था, मीथेन गैस के उत्सर्जन से स्टार्ट हुआ था। तो ये करंट का क्वेश्चन था, हालांकि पर्यावरण से रिलेट करके यहाँ दे दिया है। अगला पॉइंट है मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने भू अभियंत्रणता पैसिफिक सागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया। इसका लिए किसका छिड़काव किया था, तो सिल्वर लवण का। किसका, सिल्वर लवण का छिड़काव करके सब चीज़ें बनाई जाती हैं। क्लियर है। आज ये अब अगले चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर नंबर 8, जलवायु परिवर्तन और उससे संबंधित संगठन और सम्मेलन। ये संगठन और सम्मेलन वाला सारे प्रश्न आपको यहाँ मिल जाएंगे, और इसके लिए एक अलग से डिटेल वीडियो जिसमें सारे क्या कहते हैं समझौते, संगठन, सम्मेलन की डिटेल एक वीडियो हम अलग से बना देंगे, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि सबका डिटेल। ये तो सिर्फ यहाँ पे पीवाई के जो प्रश्न पूछा उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसको भी देखिए, यहाँ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि पृथ्वी का वायुमंडलीय मुख्यतः तप्त होता है। पृथ्वी का वायुमंडल किससे तप्त होता है, तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। ठीक है, लॉन्ग जो रेडिएशन वेव्स हैं उसके द्वारा ये तप्त होता है। जलवायु परिवर्तन पर अंतरशासकीय पैनल को स्थापित किया गया था। कब किया गया था, तो 1988 में। कब, ध्यान दीजिएगा, 1988 में लिखते हैं। कभी कभी कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसके डेट पूछ लेते हैं, तो वो डेट भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगला पॉइंट है कि जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है, तो कैसे, हाई स्कोर के द्वारा। किसके द्वारा, हाई स्कोर के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। अगला पॉइंट है आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन के बारे में बात की गई थी, तो 2011-12 में। 2011-12 से जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में चीज़ें बात कर स्टार्ट हो गई थी। तो धारणीय विकास कब से स्टार्ट हो रहा है आपका, 2011-12 से। अगला पॉइंट है कि ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, ये सभी कारण हैं जलवायु परिवर्तन के कारण। इतनी सारी चीज़ें जो हो रही हैं, चाहे ग्रीन हाउस गैस का आप देखें बढ़ना, ओजोन परत हो, क्षरण हो, इसका प्रदूषण हो, ये सब कैसे हो रहा है, तो जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। अगला देखेंगे पॉइंट, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय योजना कब प्रकाशित हुई, तो 2008 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाया जाए, कई बार ये पूछा हुआ है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला है भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है, तो नाभिकीय शक्ति जो भारत का जलवायु परिवर्तन कार्य योजना है, जलवायु परिवर्तन नियमावली है, उसमें 8 चीज़ों को शामिल किया गया है। इसमें एक नाभिकीय शक्ति उसमें शामिल नहीं किया गया है। अगला पॉइंट है औद्योगिक देशों में समूहों से क्योटो प्रोटोकॉल का स्वीकार नहीं किया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या किया, इसने, इंडस्ट्रियल एक ऐसा देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या किया, क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार नहीं किया, इसने छोड़ दिया कि हम इस पर काम नहीं करेंगे। ठीक है। अगला है कि ओजोन क्षरण और नियंत्रण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, ओजोन से रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपको एक जगह मिल जाएंगे, तो इसको देखिएगा। कह रहा है कि डॉप्सन से इकाई मापा जाता है। डॉप्सन किसकी इकाई है, तो ओजोन सांद्रता की इकाई है। ओजोन सांद्रता को किस में मापा जाता है, डॉप्सन में मापा जाता है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। कितनी बार पूछा गया, इसके साथ साथ आप जिस ईयर में एग्जाम दे रहे हो उस ईयर की थीम देख लीजिएगा। 16 सितंबर वाला बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है, तो क्या होता है, ओजोन उसमें हमेशा रहेगा। जो धुंध बनता है, स्मॉग बनतेगा, उसमें क्या रहेगा, ओजोन आपका हमेशा रहेगा। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, तो डॉप्सन में, किसमें, डॉप्सन में मापी जाती है। अगला पॉइंट है ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण, ठीक है, किसके कारण हो रहा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा है। और ये आप देखेंगे कहाँ से, प्रशीतक के तौर पर रेफ्रिजरेटर से निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से पैदा करती है ओजोन। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण जो अभिक्रिया करके पैदा करती है ओजोन। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। किसके द्वारा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा इसको बैलेंस किया जाता है। पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तिब्बत पठार के ऊपर 2005 में ओजोन आभा मंडल का पता लगाया गया ओजोन हैलों का, तो किसके द्वारा, GW केंट मूर के द्वारा। नाम थोड़ा सा
इंग्लिश नाम है, ध्यान रखिएगा इसको भी। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा अवशोषित किया जाता है पराबैंगनी किरणों को। ठीक है, ठीक है। तो क्या करता है ये वायुमंडल में उपस्थित ओजोन किसको अवशोषित करता है, तो पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। अगला पॉइंट है ओजोन परत के क्षय का कारण क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये क्या करता है, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है किसको, ओजोन को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था, तो ब्रिटिश टीम ने इसको पता लगाया था। औद्योगिक उत्पादन में ओजोन क्षरण करने वाली गैस उत्सर्जित नहीं होती है। ठीक है, आधुनिक रेफ्रिजरेटर से, किससे, आधुनिक रेफ्रिजरेटर से चीज़ नहीं होती है। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म। ठीक है, मेथिल क्लोरोफॉर्म इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ये विलायक के रूप में प्रयुक्त जो है ये क्या करता है, उसके लिए उत्तरदायी नहीं है ओजोन परत की क्षीणता के लिए। ओजोन सीमा से जो सूर्य विकिरण अवशोषण करता है वह सीमा है, तो 240 से 280 नैनोमीटर की ये सीमा है। इसके बीच में क्या करता है, ओजोन सूर्य विकिरण को अवशोषित करता है। अगला पॉइंट है कि ध्रुवों के ऊपर ओजोन छिद्र का अधिकतम मान कितना होता है, तो अक्टूबर से नवंबर के मध्य जो इनका अधिकतम मान होता है। तो ये कंप्लीट क्लियर हो गया आपका किससे, ओजोन से रिलेटेड सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग आते हैं किससे, वन्य जीव एवं इसका संरक्षण और इसके कंजर्वेशन वाले पॉइंट्स पे, चैप्टर नंबर 10 में जो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए वन्य जीव संरक्षण और इसके बाकी सारे जो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब डिस्कस करेंगे। पहला ही पॉइंट पूछ रखा है यहाँ पे कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वृद्धि किस में दर्ज की गई थी, तो आंध्र प्रदेश में दर्ज की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, जब तक अगला रिपोर्ट नहीं आता है ये प्रश्न आपसे रिपीट करके पूछा जाएगा कि वन संरक्षण रिपोर्ट 21 के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि कहाँ दर्ज की गई थी, तो आंध्र प्रदेश 647 किलोमीटर इसमें स्क्वायर किलोमीटर इसमें वृद्धि देखी गई थी। क्लियर है। अगला पॉइंट है कि वह मैंग्रोव क्षेत्र जो गोदावरी नदी डेल्टा पर स्थित है, तो कोरिंगा इंपॉर्टेंट है। कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये देखेंगे गोदावरी नदी क्षेत्र पे स्थित है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है वो रामसर आर्द्रभूमि स्थल जो भारत के किसी राज्य में स्थित है। पॉइंट है कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, जो भारत के किसी राज्य में स्थित है, कहाँ पर, तो पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य। संयुक्त राष्ट्र मिशन द्वारा जल विकास रिपोर्ट द्वारा इसका मुख्य शीर्षक क्या था, तो वैल्यूइंग वाटर, क्या था, वैल्यूइंग वाटर के बारे में यहाँ पे बताया गया था। अगला पॉइंट है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना की गई, तो 1992 ईस्वी में, कब, 1992 ईस्वी में की गई थी। अगला पॉइंट देखिएगा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा इसको। हांगुल हिरण पाया जाता है कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हांगुल हिरण स्पेशली फेमस है कहाँ से, जम्मू एंड कश्मीर से। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं, तो मरुद्दिम जानवर। ठीक है, मरुद्दिम जो वहाँ पे पाए जाते हैं कहाँ पे, रेगिस्तान में। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिकी विविधता जो है रख रखाव किया जाता है किस तरीके से, इन सीटू संरक्षण द्वारा। एक संरक्षण इन सीटू होता है, एक सीटू होता है। इन सीटू जहाँ पे खुद का वहाँ पर जो का प्राकृतिक आवास है वहाँ पर, और एक सीटू दूसरी जगह पर लाके इन लोगों को किया जाता है। अगला पॉइंट कि वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है, तो कृषि विकास है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, वनों का ह्रास हो रहा है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1980 में। इस तरह के जितने भी अधिनियम हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, चाहे टाइगर रिजर्व परियोजनाएं, उन सबकी एक PDF बनाकर हमने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया अलग से। जो शॉर्ट नोट्स रैपिड फायर चल रहा है बूस्टर सीरीज, उसमें आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से चीज कंप्लीट कर लीजिएगा। वहाँ पर हमने सारे डेट आपको एक साथ बताए हुए हैं। तो वन संरक्षण अधिनियम कब, 1980। ठीक है, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वनोपरोपण से। ठीक है, मृदा क्षरण को कैसे रोक सकते हैं, ज़्यादा वन लगाकर रोक सकते हैं। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है, तो वनों का काटना कैसे प्राकृतिक संतुलन में मदद करेगा, इसी की वजह से तो सारा प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है इस टाइम। अगला पॉइंट देखेंगे, सिंपल सा डेटा देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। और भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है, तो देहरादून में ये स्थित है। वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। देखिए ये इंपॉर्टेंट डेट है, तीनों के तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, अल्टरनेट करके पूछा जाता है। संरक्षित जो कक्ष वनस्पति क्षेत्र है कहाँ पर है, तो गोवा में। ठीक है, उसके बाद से एक पॉइंट है कि नेपाल और भारत वन्यजीव संरक्षण प्रयासों से सीन नामक एक संगठन प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, गिद्धों का संरक्षण करना। ठीक है, गिद्धों का संरक्षण के लिए सेव नामक, ठीक है, एक क्या चलाया गया है, एक नया संगठन प्रारंभ किया गया है। वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है, तो वालपराई नगर। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। बहुउद्देशीय वाले वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है सामाजिक वानिकी में। सामाजिक वानिकी ही ये है जहाँ पे आपको देखें यूपी स्पेशल में भी हम आपको बता रहे थे कि जब 19 आप देखेंगे 89 करीब में जब इसको सामाजिक वानिकी उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया था,
तो वहाँ पे लाया गया था यूकेलिप्टस का पौधा। किसका? यूकेलिप्टस का पौधा। वो यहाँ पे पर्यावरण के लिए आतंकवादी सिद्ध हुआ। इतना ज़्यादा प्रदूषण कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है पर्यावरण को, तो अब उसको हटाना मुश्किल होता जा रहा है। अगला है कि ड्रग जो गिद्धों को समष्टि ह्रास के लिए आप देखेंगे उत्तरदायी है, तो डिक्लोफिनोन सोडियम। ठीक है, क्या है? जो गिद्धों को विलुप्तिकरण के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है ये डिक्लोफिनोन सोडियम। विश्व के वन्य जीव जो है भारत में पाए जाते हैं, तो 5% हैं ऐसे हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? भारत में आपके पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है कि वह राज्य जहाँ की जनजातियाँ महिलाओं ने पेड़ काटने वाले के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार की घोषणा कर दी, तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो नॉर्वे। नॉर्वे विश्व का प्रथम देश है जिसने क्या किया? वनों की कटाई पर रोक लगा दी है। भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना शुरू की गई थी तो 1973 में। फिर से मैं कह रहा हूँ, इन तारों की जितनी भी डेट्स हैं इंपॉर्टेंट है। आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ के अपनी तैयारी को एकदम से मजबूत कर सकते हैं। बहुत बेहतर स्थिति में हो जाएगी आपकी तैयारी, खासकर इसके यूपीपीसीएस आर प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपको टू द पॉइंट एग्जाम से ओरिएंट जो है वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे कराई जा रही हैं। इस तरह के भी डेट जितने हैं 1973 से लेकर हाथी परियोजना है ना, गेंडा परियोजना, सारे के सारे डेट आपको हमने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया, तो वहाँ जाकर देख लीजिएगा। बाघ परियोजना 1973 इंपॉर्टेंट है। अगला है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो एक विलुप्त पक्षी है की प्रजाति है, आजकल भारत में पाया जाता है। कहाँ पे? तो राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में ये पाया जाता है। क्लियर है? यहाँ से देखेंगे जो 11 नंबर का चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट अब यहाँ शुरू हो रहा है, अभ्यारण्य और जैव मंडल। ये सबसे बड़ा इन्वायरमेंट का चैप्टर है और इसी में सारे आपको देखेंगे जो पार्क वगैरह मिल जाएंगे। पार्क हो गया है ना, बाकी जो भी सेंचुरीज वगैरह हो गई, ये सब आपको रिजर्व वगैरह सब इससे मिलेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। पहला पूछा गया यहाँ पे कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो साथियों स्थित है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, कहाँ पर है? गुजरात में। इसमें देखिए कौन कौन से प्रश्न आएंगे? टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व है ना, पक्षी अभ्यारण्य, ये सब सारी चीज़ में आ जाएंगे। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है सोन चिड़ैया, कृत्रिम प्रजनन के लिए स्थापित किया गया संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर में। कहाँ पे? जैसलमेर में इसको स्थापित किया गया है जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए, ये यहाँ पे कृत्रिम जो है तौर पे बनाया गया है। अगला पॉइंट है साथियों कि हरियाणा के यमुनानगर जिले में, ठीक है, हरियाणा के यमुनानगर जिले में कौन सा पार्क है? तो कालेसर नेशनल पार्क है। कितनी बार ये जो है मैच द फॉलोइंग में करके पूछा है। ऑप्शन दिया रहता है कि कालेसर नेशनल पार्क जो है कहाँ पर है, तो सीधे सीधे आप हरियाणा बता सकते हैं कि कालेसर नेशनल पार्क कहाँ पर है? हरियाणा में। अगला पॉइंट है कि जैव विविधता से भरपूर ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। ये शॉर्ट नोट जब हम करा रहे थे आपको, तो इस तरह के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस शॉर्ट नोट के बूस्टर सीरीज में आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर सारी चीज़ें कवर अप है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि सुमेलित करना है। यहाँ पे देखिए तो दिया हुआ एक तरफ वन्य जीव अभ्यारण्य और एक तरफ राज्य दिया हुआ है। ठीक है, सुमेलित करना है, ये ऑलरेडी सुमेलित है। नोकरेक कहाँ मिलेगा आपको? मेघालय में मिलेगा। मानस कहाँ है? तो असम में। अगस्त्य मलाई नाम से लग रहा साउथ होगा तो केरल। ठीक है, और देबांग अरुणाचल प्रदेश। ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है चूँकि PYQ में पूछे गए हैं। तो फर्दर जब भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो कोई एक दो लेके यहाँ से ऑप्शंस क्या कर सकता है? क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। तो चारों के चारों आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। नोकरेक मेघालय, मानस असम, अगस्त्य जो ममलाई है केरल, हॉलसियस देबांग जो है अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरीके से जब PYQ को अच्छे से आप तैयार करेंगे, यकीन मानिए आपको 15 से 20 क्वेश्चन का एज मिलेगा जो आपके प्लस पॉइंट होगा और आपका प्रीलिम्स आराम से क्लियर होगा। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से? हंगुल के लिए है और एक कश्मीर स्टैग। ठीक है, हंगुल या कश्मीर स्टैग के लिए फेमस है दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दाचिंगम कहाँ पर है? तो ये कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ेगा ये वाला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला है कान्हा राष्ट्रीय पार्क। क्या है? कान्हा राष्ट्रीय पार्क स्थित है कहाँ पे है? तो ये बाघों के लिए है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेट हिमालयन स्थित है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपका फिर से हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला पॉइंट है साथियों कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। ठीक है, जैव मंडल रिजर्व। जैव मंडल रिजर्व काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जैव विविधता के संरक्षण के लिए। अगला पॉइंट है हमारे पास कि बखीरा पक्षी विहार। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे बखीरा वाला, जो हाल फिलहाल अभी इसको आदत भूमि के साइड में जोड़ा गया था तो चर्चा में था ये। ठीक है, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है बखीरा पक्षी बिहार। अगला है पॉइंट पूछ रहा है कि भारत में स्थापित, कह रहा है भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट आपका राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जिम कॉर्बेट हो गया यूनेस्को जैव मंडल निश्चय की सूची में नहीं है। तो जो कच्छ का रण है ये उसमें सूची में नहीं है।
वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी जीव मंडल। ये जितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं भारत में 6-7 जो साइट्स हैं सारे इंपॉर्टेंट विश्व धरोहर स्थल जो नेचुरल रूप से हैं वो सारे के सारे आपको शॉर्ट नोट्स में हमने कवर करा दिए, तो वहाँ से आप देख के नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ पीवाईक्यू फोकस कर रहे हैं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं खासकर प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए, चाहे यूपीपीसीएस हो, आरओआर हो, उसके लिए सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दिया जा रहा है। ये चीज़ें आपको प्रीलिम्स में नो डाउट हेल्प करेंगी, इतने से आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, आप कंप्लीट कर लीजिए, चाहे टेस्ट सीरीज हो या फिर ये दोनों मिलाकर अगर आप कर लेते हैं तो प्रीलिम्स आपके नहीं रुकेंगे। और साथ में बता दें करंट अफेयर जितना पढ़ाया गया उतना अगर आप कर लेते हैं, खासकर चैनल पर जितना पढ़ाया गया, एग्जाम्स के बाद आपको फिर से हमें से दिखाएंगे कि कितने क्वेश्चन कहाँ से किस लेक्चर से आए हुए हैं। नो डाउट जितना नोट्स है उतना तैयार करते रहिए और उसको रिवाइज करते रहिए, यही आपको आगे लेट दिलाएगा। अगला पॉइंट है, यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के जिस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था वह कौन सा है? तो कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये उस समय करंट अफेयर क्वेश्चन रहा होगा तो पूछ लिया गया। जुलाई 2016 से यूनेस्को भारत विश्व धरोहर स्थल में सूचित किए गए 35 थे उस टाइम, और वर्तमान में कितने हो गए? 42। वर्तमान में कितने हो गए? 42 हो गए हैं। और उस टाइम कितने थे? तो उस टाइम अगर हम देखेंगे तो कितने थे? आपके 42 थे। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो जैव मंडल है कौन सा है? मन्नार की खाड़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए मन्नार की खाड़ी वाला, वहाँ पर आपको देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जैव मंडल है, एक तो सबसे बड़ा भी है और वहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है मन्नार की खाड़ी वाले में। अगला पॉइंट है भारत का 16वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है शीत मरुस्थल, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क मिला के सब कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट है समुद्री राष्ट्रीय पार्क स्थित है तो कच्छ की खाड़ी में, ठीक है, कहाँ पे? समुद्री राष्ट्रीय पार्क जो है स्थित है कहाँ पे? कच्छ की खाड़ी में। नोकरेक आरक्षित जैव मंडल स्थित है कहाँ पे? मेघालय में। देखिए फिर क्वेश्चन रिपीट कर दिया, अभी नोकरेक वाला हम आपको बता रहे थे, यहीं पे आपको बताया था। देखिए क्वेश्चन यहाँ से क्या किया, सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन उठाया है नोकरेक वाला, और आपको फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका 2018, ठीक है, मेंस में। और फिर यहाँ पे अभी आ गए हम लोग कहाँ पे? नोकरेक वाला थे, नोकरेक मेघालय। आपको देखिए 16 का ये क्वेश्चन, ठीक है, 2016 का। तो इसी तरीके से आगे पीछे करके क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछता है, बहुत ज़्यादा इसमें इधर उधर नहीं करता, पॉइंट्स वही हैं, आपको बस अच्छे से तैयार होने चाहिए। अगर तैयार हैं, गलत नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन, तो नो डाउट आपके प्रीलिम्स आराम से क्लियर हो जाएंगे। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कितनी बार पूछा हुआ? छत्तीसगढ़ का इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। भारत का ओशनिक नेशनल पार्क, भारत का ओशनिक नेशनल पार्क कक्ष, अभी यहाँ पे समुद्री करके पूछा था, कहाँ गया? ये ऊपर, जस्ट ऊपर ही देखिए कक्ष की खाड़ी में। उसके बाद कर दिया अलग से थोड़ा सा नाम इसका करके पूछ लिया। अगला है इंपॉर्टेंट है ये वाला, देखिएगा, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है कहाँ पर? सुल्तानगंज में। कहाँ पर? सुल्तानगंज में ये स्थित है गंगा डॉल्फिन सेंचुरी। हाल ही में अगर बात करें टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, उसमें करंट अफेयर का था तो राजा जी राष्ट्रीय पार्क उस टाइम करंट अफेयर का था, बट यहाँ पर ध्यान दीजिए कि राजा जी टाइगर पार्क को जो है अब क्या घोषित कर दिया गया है? यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। अगला पॉइंट है कि भारत का वो अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है तो काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर? असम का। कहाँ पे? असम का है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको हाथियों की संख्या देखने को मिलेगी। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में स्थित है। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र तो विश्व धरोहर स्थल है, और कहाँ पर है ये? तो उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। अगला पॉइंट देखेंगे कि जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है, जंगल महल कहलाने वाला एक क्षेत्र है जो कहाँ स्थित है? तो आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में स्थित है। चिनार वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? तो केरल में, ठीक है। ये सब जो अलग अलग नाम के डिफरेंट लग रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा अलग नाम है तो उसको पहले तैयार कर लीजिएगा। ये सारे नाम जो भूलने वाले रहता है वो पहले पूछता, खासकर रिपीटेशन उन्हीं का होता है, इसका ध्यान रखिएगा, केरल में। अगला पॉइंट है हमारे पास कि बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का जो है स्थित है कहाँ पर? तो राजस्थान में, ठीक है। सरिस्का कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। अगला पॉइंट देखेंगे कि अति विवादित बबली प्रोजेक्ट, ठीक है, किससे संबंधित है? ये महाराष्ट्र से संबंधित है बबली प्रोजेक्ट। मिजोरम में स्थित कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो दम्फा, ठीक है, दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है आपका? देखेंगे तो मिजोरम में स्थित है। अगला पॉइंट है भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास कहाँ पाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में जो बाघ का सबसे बड़ा नागार्जुन करके नाम है इसका, ठीक है, तो वो वाला क्या है? बाघ का सबसे बड़ा आपका आवास है, प्राकृतिक तौर पर आप देखें सबसे बड़ा आंध्र प्रदेश में मिलेगा। 2 राज्यों में विस्तृत बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? तो पेंच कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे डार्क
नाइट्रल रिजर्व बनाया गया पेंच मध्य प्रदेश वाले पार्क में। तो करंट अफेयर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रानी झांसी जो है समुद्र पार्क स्थित कहाँ पर है? तो 1996 में इसकी स्थापना होती है और है अंडमान निकोबार में। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में इसकी स्थापना कब होती है? ध्यान दीजिएगा। दो है, एक समुद्री राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, गुजरात के कच्छ वाला था, दूसरा ये नाम से रानी झांसी। तो 1996 में इसकी स्थापना होती है और ये स्थित कहाँ है? अंडमान निकोबार में, ठीक है, अंडमान निकोबार में ये स्थित है। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, इसमें सुमेलित करना है। एक तरफ दिया राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अभ्यारण्य और एक तरफ देश दिया हुआ है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर मैच है, ठीक। पहला देखेंगे बखान कॉरिडोर नेचर रिफ्यूज अफगानिस्तान, ये सब उस समय करंट अफेयर में जो रहा था उस तत्काल प्रभाव में वो सब चीज़ें यहाँ पे पूछी गई। इस तरह के जब भी अगर आ रहे हैं अगर पेपर में, तो जानिए कि कहीं न कहीं अगल बगल चर्चा में थे, जिस वजह से इनको इस तरह से मिलान करने को आ रहा है। अच्छे फोकसोंडू राष्ट्रीय पार्क आपका नेपाल का। उसके बाद से है अगला देखेंगे कि नगरीय राष्ट्रीय पार्क, कौन सा? नगरीय राष्ट्रीय पार्क आपका चीन का। और इसके बाद से बता दें कौन से लास्ट है आपका बमडेलिंग वन्यजीव अभ्यारण्य, कहाँ का? भूटान का। ये चारों और नेशनल है। किस ईयर का ये पूछा हुआ है देखेंगे तो 2013 का, ठीक है। एसआई एग्ज़ाम में, फूड एसआई एग्ज़ाम में ये पूछा गया था। तो इसमें क्या है कि जितना PYQ कर रहे हैं इस वाले सेशन में, खासकर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में चाहे PCS का एग्ज़ाम हो, ठीक है, PCS एग्ज़ाम हो, RO एग्ज़ाम हो, चाहे अन्य कोई भी उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम हो, चाहे टेक्निकल एग्ज़ाम हो, जो भी उत्तर प्रदेश, उसमें जितना आपका PYQ है सारा का सारा इसमें कंप्लीट है। तो इस वजह से आपके लिए खासकर जो उत्तर प्रदेश का देख रहे हैं तो उसमें आपके लिए बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे। अगला है फिर से सुमेलित करने वाला जैव मंडल भंडार और स्थिति। तो नोकरेक फिर से देखिए असम, ये मेघालय वाला फिर से आ गया। मानस आपका आ गया असम, ठीक। दिबांग अरुणाचल प्रदेश और अगस्ता मलाई फिर से केरल। तो क्या है, ये किसी और एग्जाम में पूछा हुआ था, फिर उसे उठाकर दूसरे एग्जाम में कट पेस्ट कर दिया। तो ये लोग ये पेपर जब बन रहा है तो बहुत हद तक क्या हो रहा है, एक दूसरे पेपर को देख के उसमें जो क्वेश्चन बने रहे हैं उसी को थोड़ा सा इधर उधर करके लोग पूछ ले रहे हैं। अगला देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार ये पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो केरल में, ठीक है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये स्थित आप देखेंगे केरल में। अगला पॉइंट है कि भारत के जैव मंडल में गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है, ठीक है। तो कौन सा है? तो नोकरेक जो आप देखेंगे, मेघालय भी हम लोग बात करते हैं मेघालय का, तो गारो खासी जयंती पहाड़ी कहाँ पर? ये नोकरेक वाला रीजन में आपको देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट है वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, और राज्य, इन दोनों को मैच करना है। फिर से आप देखेंगे यहाँ पर सुमिलित है। नामदफा देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। बांदीपुर कर्नाटक, बांदीपुर आपका हो जाएगा कर्नाटक। पेरियार फिर से केरल। अब देखिए यहाँ अगर ऊपर वाले क्वेश्चन आपके ये होते, अगर आप ऊपर वाला क्वेश्चन अगर अच्छे से तैयार आता आपका पिछला जो भी एग्जाम में पूछा पेरियार, तो आपको यहाँ मिलान वाले में आपको थोड़ा सा आसानी जरूर होता कि एक ऑप्शन आपको अच्छे से आ रहा है केरल वाला। लामजाओ आपका हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क आपको इसी पे मिल जाएगा, फ्लोटिंग नेशनल पार्क लोकटंग झील में, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखिए किस तरीके से घूम फिर के पूछ रहा है। बांदीपुर कर्नाटक, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, पेरियार केरल, लामजाओ मणिपुर। अब अगला देखिए, अब ये क्वेश्चन आपका था लोअर PCS 2015 का, अब यहाँ पे लोअर PCS 2002। अब ये क्या है, PY किस फिर इसी क्वेश्चन बनाया था। अगला में क्या कर रहा है मैच करने के लिए, फिर वही बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, बांदीपुर आ गया कर्नाटक वाला, अभी ऊपर ही था ना कर्नाटक बांदीपुर। उसके बाद से रोहिल्ला गुजरात, हिमाचल प्रदेश और गिर जो है गुजरात वाला। तो इस तरह से पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जब भी PY के प्रश्न आपको अच्छे से तैयार रहेंगे तो 5 से 10 क्वेश्चन तो आप हमेशा लीड में रहेंगे। वो चीज़ आपको गलत नहीं होने से, कभी आपको लगेगा कि क्वेश्चन बहुत नया है, लेकिन पीछे जाकर अगर आप देखेंगे 10 साल 15 साल पीछे का जो पेपर में या फिर 8 साल पेपर पीछे जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये पेपर तो क्वेश्चन पूछा हुआ है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, रोहिला हिमाचल प्रदेश और गिर गुजरात, ठीक है। गिर से गुजरात याद रखिएगा, आपको भूलेगा नहीं। फिर आ गया राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और राज्य। दाचिंगम अभी हमने आपको बताया कि जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, दाचिंगम जम्मू एंड कश्मीर। पापीकोड़ा आंध्र प्रदेश और सरिस्का राजस्थान ऊपर ही आया था अभी, वहाँ बांदीपुर फिर से इसमें आ गया कर्नाटक। यानी एक ऑप्शन आपको मिल जा रहा है जिससे कहीं ना कहीं आपका एक अगर पूरा क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कहीं ना कहीं करके उसमें आपका अच्छे तरीके से सही कर ले जाएंगे। अगला है कि राष्ट्रीय पार्क और फिर से राज्य। दाचिंगम जम्मू एंड कश्मीर फिर आ गया, पापीकोंड आंध्र प्रदेश, सरिस्का आपका राजस्थान और बांदीपुर कर्नाटक। आई क्या किया क्या है कि दोनों एग्जाम्स हम देखेंगे। ये देखिए UP PCS प्री 2015 में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा था, और एक और एग्ज़ाम हुआ था UP PSC फूड सैनिटरी इंस्पेक्टर वाला 2013 का। तो क्या हुआ, या तो 2013 से आप देखेंगे सीधे से 2015 वाला में क्या सेम एज इट इज दोनों क्वेश्चन आपको वहीं से कट पेस्ट करके मिल गया है। इसीलिए जो जिस राज्य का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका अदर भी एग्ज़ाम जो उस लेवल के हैं यानी वही आयोग अगर कराता है तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
अब हम लोग आ गए हैं, एक छोटा सा चैप्टर है, देखेंगे इसको, ऊर्जा संसाधन, ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में छोटा सा चैप्टर है, कुछ 8-10 क्वेश्चन मिलेंगे, फिर हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है कि जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है, तो सूर्य है, ठीक है, क्या है, सूर्य जानते हैं कि आप एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, जीवाश्म ईंधनों के लिए। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल क्या होता है, तो सौर ऊर्जा। सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है, कुछ सौर सेल द्वारा, ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। और अगला पॉइंट है कि भारत ने अपना प्रथम अणुयुक्त शक्ति का जो परीक्षण किया था 18 मई 1974 को, कब, 18 मई 1974 का पोखरण वाला, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है कि टाटा ऊर्जा अनुसंधान, ठीक है, संस्थान नई दिल्ली द्वारा स्वतंत्रता के बाद देश के पर्यावरण के अवक्रमण का प्रलेखन तथा आगामी 50 वर्षों के नियमन हेतु जो एक विकास परियोजना लाई गई, उसको कहा था ग्रीन इंडिया 2047। क्या कहा जाता है, ग्रीन इंडिया 2047 इसको कहा जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट हमारे पास समुद्री खरपतवार का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो आयोडीन है, ठीक है, समुद्री खरपतवार का जो महत्वपूर्ण स्रोत है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आयोडीन हो जाएगा। फलीदार पौधों में आप देखेंगे पेट्रो पादप हैं, क्या है, करेज, ठीक है, करेज करके आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट देखेंगे, कुछ और क्वेश्चन बस इतना ही लग रहा है, क्वेश्चन इसमें है थोड़ा सा। बायोडीजल पौधा है, किस चीज़ का बायोडीजल है, तो रत्न ज्योत का पौधा है, किसका, रत्न ज्योत का। शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है कौन, बायोगैस संयंत्र। बायोगैस संयंत्र आपको क्या कर सकता है, शक्ति और खाद क्या, और दोनों दे सकता है। देश का प्रथम जो है पूर्ण रूप से जैविक राज्य कौन घोषित हुआ था, तो आपका सिक्किम घोषित हुआ था। सिक्किम आप अगर देखें सिम भारत का अगर मैप है, तो यहाँ वाला जो रीजन है इस तरीके से, ठीक है, तो ये वाला रीजन आपका सिक्किम, छोटा सा जो राजन्य का चिकन नेक पे आपको पड़ेगा सिक्किम। जीवाश्म ईंधनों में स्वच्छता ईंधन क्या है, स्वच्छतम प्राकृतिक गैस सबसे शुद्ध रूप से स्वच्छ होता है, और न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण कौन उत्पन्न करता है, तो हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन के पास जो है मिनिमम पर्यावरण प्रदूषण प्रदर्शित करने की क्षमता है, और इसलिए क्या होता है, इसी पे आजकल बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है पर्यावरण की दृष्टि से। अगला देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं सम्मेलन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हर बार यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा। और इसके लिए हम आपको एक अलग से, ठीक है, अलग से एक वीडियो में, डिटेल वीडियो में, ठीक है, बना देंगे, जिसमें आपको जितने भी पर्यावरण संरक्षण संबंधित कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन है या सम्मेलन है, ठीक है, वो सब सारी चीज़ों को आपको एक वीडियो में मिल जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ पे देख लीजिए, इसके बाद से बहुत जल्द वीडियो हम उसके लिए अपलोड कर देंगे। पर्यावरणीय क्षरण का कारण नहीं है, तो पर्यावरण का जो क्षरण हो रहा है किसकी वजह से नहीं होगा, तो सहज रहन जो उसका प्रतिरूप है उसकी वजह से सब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता है। अगला पॉइंट है कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी। तो कार्बन क्रेडिट क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल से। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो कार्बन क्रेडिट की बात की गई, क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड था, ठीक है, ये जो गैस उत्सर्जन था उसको कम करने की यहाँ पे बात की गई थी। क्लियर है, एवं धीरे से हो Still do about one about I just have like 3,000 man and then like one more right now. Not optimized. It's please. No. Look up to read with him. The son here, he's got anything he was saying to that. What has it like?
citizens and that's the listen hot go funding. But sometimes God is not talking about really good feeling like and this isn't this should be. I took all the complaint you everything else of ability. I didn't send the it's including it in case what this is the bully the audio think about doing it. Or have a meeting. You need to have somebody doesn't and you need to sing. The Ruben and the नेक्स्ट है कि नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि पर्यावरण से जो भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था तो 1986 में। फिर से एक बार बता दें कि सारे नोट्स जो पर्यावरण संरक्षण से अधिनियम, जैसे जल प्रदूषण का हो गया, वायु प्रदूषण का हो गया, है ना, वन्यजीव अभ्यारण्य, सारे डेट्स है आपको टेलीग्राम चैनल पे एक नोट्स बना के आपको दे दिया गया है, वहाँ से आप उसको पर्टिकुलर रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ क्या है, आपको एक मिल रहा है, बाकी अभी फिर धीरे धीरे कर आएगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपको एक जगह इकट्ठा करके दे दी गई ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। नेक्स्ट देखेंगे, फिर से वही सूची सुमिलित करने को दिया है, पारित वर्ष दिया हुआ है तो इम्पॉर्टेंट है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 याद कर लिए यहीं से। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है। वायु प्रदूषण जो है 1981 और जल प्रदूषण 1974। ठीक है, ऊपर का दो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 80 और 86 वाला। एक वन संरक्षण है, एक पर्यावरण संरक्षण है। तो 1980 और 1986 वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा इन दोनों को तो कभी मत भूलिएगा, बाकी थोड़ा सा इधर उधर तो काम चल जाएगा आपका। अगला इंपॉर्टेंट है, कह रहा है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने के लिए घोषणा की थी, तो 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया जाएगा। ठीक है, डॉल्फिन डे कब मनाया जाएगा, 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, फिर से देखिए 1986। फिर से क्वेश्चन, रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा जो है 21 संबंधित है सतत विकास से। किससे? सतत विकास से संबंधित है। अगला देखेंगे, भारत में पर्यावरण मंत्रालय स्थापित किया गया था, तो 1985 में पर्यावरण मंत्रालय स्थापित, मंत्रालय की बात कर रहा है। और फिर वही अधिनियम पारित हुआ 1986 में पर्यावरण का। चिपको आंदोलन संबंधित है, तो पादप संरक्षण से एक बात दिखेगा फिर से यहाँ पे, ये जितने महत्वपूर्ण आंदोलन है, ठीक है, महत्वपूर्ण आंदोलन है पर्यावरण के, उस पर एक अलग वीडियो बनाकर हमने अपडेट कर दिया है। ये देखिए, इस चैनल के माध्यम से आपको जिन मिलनी जो तैयारी हो रही ना, वो आपको मिलेगी। कोई इधर उधर कंटेंट नहीं, कंटेंट वही आपको दिया जा रहा है जो आपके प्रीलिम्स के लिए हेल्पफुल होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, इस तरह के जितने सारे आंदोलन है, खासकर पर्यावरण से, चिपको आंदोलन हो गया, अपिको आंदोलन हो गया, नौदान्य आंदोलन हो गया, इस तरह के जितने पर्यावरण से संबंधित आंदोलन है, सभी आपको एक जगह करके एक छोटे से वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है विथ PDF। अगर फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने खुद को उतने जिम्मेदार नहीं हैं जो चीज़ों को अच्छे से नहीं कर रहे हैं। बाकी किताब पढ़ने जाइएगा तो वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो एक शॉर्ट मिल रहा है, कम समय में करके अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई कीजिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखेंगे, आपका कौन सा था, चिपको आंदोलन हो गया, हाँ ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी जो शोध संस्थान है नीरी, कहाँ स्थित है, नागपुर में। इसको मैं कैसे याद रखता था, कई बार भूल जाता था, पर्यावरण का है और नागपुर में, तो नीरी को याद रखता था नागपुर से, नीरी नागपुर में, इस तरीके से मैं याद रखता हूँ, कई बार ये भूल जाता है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ है, नागपुर में। प्राकृतिक संसाधनों के आप देखेंगे उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है, अस्थायी विकास, इसके बारे में बताया गया है। अगला है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है कहाँ पर, तो नई दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में, ये आपको जो है यूपी स्पेशल में देखने को मिलेगा। फिर जो चीज़ें आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो देखेंगे लखनऊ में। भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ है, तो देहरादून में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई से 7 जुलाई। अब देखिएगा थोड़ा सा ट्रेंड बदला हुआ है, ज़्यादातर डेट न पूछ के सप्ताह पूछा जा रहा है, जैसे वन महोत्सव सप्ताह हो गया,
पोषण सप्ताह हो गया है ना, सौर ऊर्जा सप्ताह हो गया, इस तरह के डिफरेंट तरीके से पूछा जा रहा है। तो सप्ताह भी अगर ध्यान रखिएगा, जैसे 1 जुलाई से 7 जुलाई उत्तर प्रदेश में वन सप्ताह मनाया जाता है। अब हम लोग आ गए हैं अगला जल संरक्षण पे, ये 14 नंबर चैप्टर, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन। देखेंगे इसमें आर्द्रभूमि दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है, ठीक है। तो टम्बाओ कहाँ है, सिक्किम में। ओराडी जो आर्द्रभूमि है कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। अंसुपा जो है उड़ीसा में है। और यारलपट कहाँ है, मणिपुर में। ये जो इस तरह की आर्द्रभूमियाँ होती हैं, ये जो है करंट अफेयर से रिलेटेड होती हैं, जो करंट अफेयर में चर्चा में रहती हैं वो पूछी जाती हैं। अभी इस बार भी बहुत सारी आर्द्रभूमियाँ भारत में के नॉमिनेट हुई हैं, ठीक है। लगभग इनकी संख्या आप देखेंगे 80+ पहुँच गई है। तो वो सारे आपको करंट अफेयर में अपडेट कर दिए जाएंगे। यहाँ जो PYQ में पूछा हुआ उसको एक बार देख लीजिए। सौज झील आपका मैनपुरी, ठीक है। शेखा झील अलीगढ़। बखीरा झील संत कबीर नगर, बताया ना, संत कबीर नगर वाला बखीरा झील आपको जो ऊपर क्वेश्चन आया था बखीरा झील का, तभी बताया था कि आर्द्रभूमि में सम्मिलित है। सरसई झील इटावा, ठीक है। तो ये सब कहाँ को होगा, यहाँ को होगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे इसमें है पराबैंगनी जो विकिरण है, पराबैंगनी विकिरण जो है अवशोषित करने वाली ओजोन परत वायुमंडल में कहाँ आती है, समताप मंडल में आपको मिलती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान पार्क के झील में अवस्थित है, लोकटक झील में। अभी हमने आपको ऊपर जब लोकटक आया था तो वहाँ बताया था मणिपुर, ठीक है, कि लोकटक झील आपका मणिपुर उसमें फ्लोटिंग पार्क जो है स्थित है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक। तो इसी ध्यान रखिए, एक दूसरे से रिलेट करके देखेंगे तो अच्छे तरीके से याद भी रहेगा। स्वच्छ समुद्री जल में सूर्य की किरणें कितनी अधिकतम जा सकती हैं, 200 मीटर की गहराई तक जा सकती हैं। और जैविक मरुस्थल कहते हैं, तो किसको, दामोदर नदी को क्या कहते हैं, जैविक मरुस्थल कहते हैं। क्लियर है। देखिएगा कि विद जो मिसलेनियस है, यानी अब यहाँ तक हमने पर्यावरण का आपका जितने सारे चैप्टर थे जहाँ से क्वेश्चन बने हुए थे PYQ में, सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब जो है मिसलेनियस है, इसमें जो भी पर्यावरण से इधर उधर के जो फैक्ट हैं ये सब इसमें कवर करेंगे और इसी के साथ आपका कंप्लीट हो जाएगा इन्वायरमेंट। पर्यावरण का पूरे PYQ आपको एक साथ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इसका मिसलेनियस का, कह रहा है कि भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय के एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। जिस तरीके से नीति आयोग के होते हैं उसी तरीके से इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इको मार्क क्या है, तो इको मार्क आप देखेंगे इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो कंटेंट है उसके लिए ये दिया जाता है इको मार्क। और फ्लाई एश प्रदूषण होता है, ठीक है, इससे उत्पन्न होता है फ्लाई एश प्रदूषण। तो आप देखेंगे ताप विद्युत संयंत्र से क्या होता है, फ्लाई एश प्रदूषण होता है। वह स्तनधारी जो अंडे देता है, तो यहाँ पे इसका नाम है इकीडना, ठीक है, इकीडना नाम याद रखेंगे। वह उत्पाद जिसको इको मार्क दिया जाता है तो जो पर्यावरण से मित्रवत हो, ठीक है, पर्यावरण से मित्रवत हो। 1991 में ये BIS मार्क के द्वारा इसको दिया जाता है, ठीक है, इन्वायरमेंट वाला जो है उसके द्वारा ये इको मार्क 1991 में दिया जाता है। इको मार्क जो पर्यावरण मित्रवत हो उसके लिए ये चीज़ दिया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, डेज दिया हुआ है, सुमेलित करना है, ठीक है, और घटना दिया हुआ, मतलब इंपॉर्टेंट डेज हैं। खासकर पर्यावरण के चारों डेट हैं तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। 5 दिसंबर विश्व मिट्टी दिवस। अभी इसमें 2-3 डेज और हैं, जैसे पृथ्वी दिवस, ठीक है, 22 अप्रैल और 22 मार्च जल दिवस, तो ये दोनों याद रखिएगा, पर्यावरण से भी रिलेटेड है। 5 जून का एक नोट कीजिए, 5 जून पर्यावरण दिवस का नोट कीजिए। उसके 22 मई हो गया जैव विविधता वाला। 3 मार्च बताए थे वन्य जीव दिवस, 3 मार्च बताए थे वन्य जीव दिवस। ये सब सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट कीजिएगा। खासकर ये और जितना भी हमने बोल दिया उन सबको आप नोट कर दीजिएगा एक जगह। अगला पॉइंट है कि कुछ कार्यक्रम दिया हुआ है और वर्ष दिया हुआ है। तो वन महोत्सव 1950, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से स्टार्ट होता है, मगरमच्छ परियोजना जो है प्रजनन वाला 1975 और हाथी परियोजना 1992। अब इसमें से कहें जो कई बार पूछता है बार बार, तो टाइगर वाला और हाथी वाला, ठीक है, टाइगर और हाथी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1973 वाला और 1992 वाला, ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अगला है नवंबर 2021 में आयोजित आपदा प्रबंधन पर 5वें विश्व कांग्रेस संदर्भ में सही कथन है। तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, करंट से रिलेटेड था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला ध्यान दीजिए, कह रहा है मैंग्रोव स्थल दिया हुआ है और एक तरफ राज्य दिया हुआ है। तो करिंगा जो है आंध्र प्रदेश, बेम्बानंद आप देखेंगे केरल, पुलकिट तमिलनाडु और क्विक्रोली महाराष्ट्र, ठीक है। पुलकिट कहाँ है, तमिलनाडु। पुलकिट तो है ये बाउंड्री पर है, वैसे आप देखेंगे आंध्र प्रदेश और उसके, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में भी
दे दिया अगर आंसर यही, तो इस हिसाब से आयोग ने माना होगा, उस हिसाब से यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो वही नागपुर में, निरी वाला। वह तंत्र जिससे पर्यावरण, जैविक और जैविक कारक अंतर संबंध होता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा। अगला है हाइड्रोफोनिक्स। हाइड्रोफोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोफोनिक्स आप देख लीजिए, मृदा रहित पादप संवर्धन, यानी बिना मिट्टी के जो इस तरीके से होते हैं पौधे, उनका पादप संवर्धन किया, तो हाइड्रोफोनिक्स कहलाता है। एक इंपॉर्टेंट डेट देखिए, विश्व वेटलैंड्स दिवस कब मनाया था? 2 फरवरी, ठीक है, रामसर साइट कन्वेंशन वाला है, 2 फरवरी को याद रखिएगा। और जितने भी आपको डेज बताए हैं पर्यावरण के, इनके जो थीम हैं, ठीक है, करंट से आप अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आप पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, तो डेट और थीम दोनों एक साथ बनेंगे, तो वहाँ पे फिर रहेगा कि डेट आपको आ रहा है, उस वर्ष की थीम नहीं आ रही, तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अगला है जल लवणता को कौन सा प्रदर्शित करता है? जल लवणता प्रवणता को हेलोक्लाइन, ठीक है, हेलोक्लाइन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है कि हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए उपयोग किया जाता है, तो साफिर सिम्पसन मापन, ठीक है, ये हरिकेन जो साइक्लोन आता है उसके लिए बताया जा रहा है। अगला पॉइंट है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होने वाला सूक्ष्मजीवी है कौन है? तो साइनोबैक्टीरिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि हेकिस्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं कहाँ पे? बहुत कम ताप पर ऐसे पौधे उगते हैं, जिनको कहा जाता है ये। अगला पॉइंट देखेंगे कि जैव विविधता का संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण को घटना, ये तीनों आवश्यक हैं किसके लिए? सतत विकास के लिए। SDG जो लक्ष्य हैं, 17 लक्ष्य बताए थे, याद है ना आप लोग? अगर याद नहीं है तो रिवाइज कर लीजिएगा। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र मौसम परिवर्तन समझौता जो प्रभावी 1994 से, मार्च 1994 से, ये क्वेश्चन PYQ में है, तो इम्पोर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा डेट। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं उसको, पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे कि रक्त हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड के साथ, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अम्ल वृष्टि का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, अम्ल वृष्टि का कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। 2016 में घोषित जो संपोषणीय विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान क्या था? करंट का था उस समय 112 है, वर्तमान छोड़ दीजिए, क्योंकि वर्तमान में जब आप देखेंगे करंट से अपडेट करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है 2012 में जनवरी माह में मौसमी कारक उत्तर भारत में असाधारण ठंड का कारण बना, तो लानीना। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या है 20, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, फिर से रिपीट करेगा। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने हैं? तो 20। इसको अलग अलग उत्तर प्रदेश का भी ध्यान रखिए जाए, उत्तर प्रदेश का आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश और उसका इकोलॉजिकल और इस तरीके का क्या कहते हैं, कृषि जलवायु, तो दोनों आप ध्यान रखिएगा। एक 9 और एक 20 होता है, तो दोनों ध्यान रखिएगा। यूपी स्पेशल में आपको बहुत अच्छे से कराया है। यूपी स्पेशल अगर आप अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो फटाफट से जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, देखिए कंप्लीट यूपी स्पेशल आपको मिल जाएगा, वहाँ पे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज है, उतना कर लेंगे तो आपका यूपी स्पेशल का कोई भी उत्तर प्रदेश का एग्जाम हो जिसमें यूपी स्पेशल पूछा जाता है, आपका गलत नहीं होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वह जनजाति जो घास के मैदानों में रहती है वो मसाई है, ठीक है, मसाई जनजाति कहाँ रहती है? घास के मैदानों वाले प्रदेश में रहती है। दी लोनली प्लैनेट ग्रुप के सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव गंतव्य पुरस्कार 2016 में दिया गया, तो मध्य प्रदेश पर्यटन को दिया गया। करंट का क्वेश्चन है, अफगानिस्तान भारत का जो मैत्री बांध है जिसका उद्घाटन 2016 में हुआ, अफगानिस्तान में स्थित है, तो हेरात प्रांत में। कहाँ पे? हेरात प्रांत में। करंट से रिलेटेड ये भी है। अभी विश्व वन्य जीव दिवस हमने आपको ऊपर बताया था कि इंपॉर्टेंट है, फिर से देखिए क्वेश्चन आ ही गया है ये, ठीक है, 3 मार्च वाला। अभी ऊपर जब डेज बता रहे थे उसमें हमने बताया था आपको 3 मार्च। अगला इंपॉर्टेंट है सही सुमेलन पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो गौरी देवी संबंधित चिपको आंदोलन से पारिस्थितिकी शब्द ट्रांसलेट के द्वारा दिया गया। ग्लेशियोलॉजी, ग्लेशियर और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ठीक है, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। अभी हमने बताया जल दिवस, पृथ्वी दिवस, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेट करके एक क्वेश्चन इन 5-6 दिवस में से रहेगा, विद थीम के साथ रह सकता है, बिना थीम के भी रह सकता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। कुछ पर्यावरणीय समझौते और विषय वस्तु देखेंगे। कार्टेजोना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से रिलेटेड है, ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन आप देखेंगे जैव प्रदूषण से संबंधित। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से संबंधित, और क्योटो प्रोटोकॉल बताएं हरितगृह ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ये चारों को चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विथ इसकी डेट इस बार रिवाइज कर लीजिएगा। वीडियोस में अगर आप अलग से देखना चाहें तो अलग से आके देख लीजिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इस तरह के जितने भी हैं इनकी क्या क्या उस समय रहा था डेट और किस किस थीम पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 फिर से आ गया, प्रोजेक्ट टाइगर आ गया, 73 वाला प्रोजेक्ट हाथी आ गया, 92 वाला जैव विविधता अधिनियम 2002 वाला,
हमने कहा ना क्वेश्चन रिपीट करता है, तो फिर इसी तरीके से आगे भी इसी क्वेश्चन आएंगे। PCS प्रीलिम 2019 का ये क्वेश्चन है। अगला और लास्ट इसका देखेंगे, जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण निरोध और नियंत्रण एवं निर्धनता की कमी आवश्यक है किसके लिए? संतुलित विकास के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया क्या? पूरा इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के पूरे PYQ जो है वन लाइनर फैक्ट के रूप में आपके कवर हो गए हैं। क्लियर है? बाकी आपको सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फर्दर किस सब्जेक्ट पे वीडियो बनानी है, किस सब्जेक्ट का PYQ। एक तो लोग बता रहे थे ज्योग्राफी के लिए कह रहे थे, उस पर भी बनाया जाएगा, लेकिन आपका भी अलग से कोई टॉपिक वॉपिक है तो आप बता दीजिएगा। CSET के लिए आप लोग परेशान ना होइए, CSET भी आपको जल्दी करा दिया जाएगा, क्योंकि CSET में बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है, हिंदी वगैरह रहेगी उससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, एक दो दिन बता देंगे टॉपिक वाइज। ठीक, तो बाकी अगर आप और भी कोई डाउट है, ज़्यादा कुछ अगर पूछना है तो टेलीग्राम पे जो डिस्कशन ग्रुप है वहाँ मैसेज कर दीजिए, वहाँ से आप पर्सनली हम आपको मैसेज करके आप वहाँ से डील कर लीजिएगा। आपको ग्रुप पर नहीं बात करनी है तो आपको जो भी सारे डाउट्स हैं सारे बता दिए जाएंगे, कौन सी बुक पढ़नी है, क्या पढ़ना है, बता दिया जाएगा। क्लियर है? यहाँ से चैनल के माध्यम से देखें, सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे कि आपको दृष्टि की टॉप जो टेस्ट सीरीज है वो कराई जा रही है, यहाँ से आप कीजिए, नोट्स बनाइए, इसका रिवीजन कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे पर्यावरण को लेके इसी तरीके से हर एक सेगमेंट का आपको मिल जाएगा। ये पर्यावरण है, साइंस का मिल जाएगा, बाकी सबका मिल जाएगा। जहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, जो हमने टॉपिक बताया उस सारा टॉपिक्स आपको करा रखा है। एक बार आप चैनल को विजिट कीजिए, जाइए देखिए, वहाँ पर आपको दिख जाएगा। अभी यहाँ देखिए साइंस का पूरा PYQ का एनालिसिस करा रखा है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगे आपके प्रीलिम्स के मार्क्स में। उत्तर प्रदेश विशेष की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश स्पेशल कंप्लीट आपको देख रहे हैं, चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे कंप्लीट कराया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे आपको चीज़ें ऐसे कर लीजिए वैसे कर लीजिए ये बताई जाती हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपको उतना ही चीज़ बताए थे जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और हमने आपके लिए यहाँ पे इतना किया है। तो ये इसलिए है कि यह आपको हेल्प करे कहीं ना कहीं। आप एक बार चैनल जाइए, ऐसे विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में देखिए PCS की टेस्ट सीरीज, RO में टेस्ट सीरीज, ये दोनों टेस्ट सीरीज मैं तो कहूँगा इस दोनों को देखिए। ये टेस्ट सीरीज लगभग एक ही है। ठीक, करंट अफेयर के लिए पूरा मंथली करंट अफेयर आपको यहाँ मिल रहा है। यहाँ से मैं कह रहा हूँ करंट अफेयर का आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंथली सारा करंट अफेयर है, इसको पढ़िए, और हैंड रिटन नोट्स आप PDF है टेलीग्राम से प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, उसके साथ एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बूस्टर सीरीज जो मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको आप कीजिए, और इसका नोट्स या तो प्रिंट ले लीजिए या कुछ भी कीजिए, बट इसको कीजिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो इतना सब अगर आप कर लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकने वाला है। ठीक है, इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये सेशन कैसा लगा, कोई आपका डाउट्स है या फिर अदर कोई चीज़ है, कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।